Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing the fourth part of this chapter, that is osmosis and ascent of staff. So with that, we'll start our discussion. So before that, I'll request you, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए ज्वाइन किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और कोई भी अगर डाउट है, कोई कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नया सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या नहीं तो आप ईमेल में भी भेज सकते हैं kasturi74@gmail.com। इसमें भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा एक मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। तो इससे हमारी अटेंशन भी बढ़ेगी और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी और रहेगी भी याद ये। तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं एक छोटा सा मेडिटेशन से। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, जो लाइट हमारे सारे शरीर को इल्यूमिनेट कर रही है, हमें एनर्जी ले रही है, जिस एनर्जी के सहायता से हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रही है, काम करने में इंटरेस्ट आ रही है और हम कम समय में बहुत ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं, एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, बहुत उत्सुकता से कर पा रहे हैं, हैप्पीली कर रहे हैं। इससे हमको काम करने में मजा आ रही है और इससे हमें एप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करके दोबारा शुरू कर रहे हैं हमारे आज के डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग टर्जिडिटी के सिग्निफिकेंस के बारे में बताए थे। सेल जब वाटर लेता है तब क्या हो जाता है, फुल जाता है, एक टेंशन सा क्रिएट होता है उसके वॉल्स में और सेल मेम्ब्रेन में। तो क्या होता है, तो वो टर्जिड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये वाटर सेल टू सेल मूवमेंट करने में सहायता करती है और रूट हेयर से रूट कॉर्टेक्स तक जाने में सहायता होता है वाटर का, और वो जाइलम वेसल तक जल्दी चला जाता है और ऊपर प्लांट्स में चारों तरफ फैल जाता है। तो ये ब्रिंग अबाउट इनिशियल ग्रोथ, जो जो प्लांट का इनिशियल ग्रोथ होता है ना, तो वो सेल नंबर इंक्रीज से नहीं होता है, वो सेल का साइज इंक्रीज होने से होता है, जो कि टर्जिडिटी के कारण डिस्टेंड हो जाता है, बढ़ जाता है उसका साइज, ठीक है। फिर रिजिडिटी ले आता है इसका वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में, जो सेल टर्जिड होता है तो उसमें क्या होता है, वो सेल उसमें एक टाइटनेस आता है ना, तो वो रिजिड हो जाता है। और यंग लीव्स और ग्रोइंग रीजन में वो जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है वो थिन वॉल्ड होता है और उसमें वो जल्दी मुरझा सकता है, जल्दी लटक जाता है। तो उसमें वो टाइटनेस ले आना टर्जिडिटी का फंक्शन है, एक फंक्शन है। जैसे कि टर्जिडिटी के कारण रूट टिप्स जो है वो पेनिट्रेट करता है थ्रू द सॉइल। Tug pressure के कारण the roots of some plants are often seen growing through the walls and crevices। तो हम लोग देखें बहुत सारा कि वॉल्स और क्रेविसेस जहाँ पे होता है ना, तो वह जैसे वॉल्स में दरार आ जाती है तो वहां से हम लोग देखें कि रूट्स निकल रहा है सम प्लांट्स का। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो रूट का टिप होता है उसमें टर्जिड, वो सेल्स में टर्जिड रहता है वो सेल्स। तो उसके चलते क्या होता है, वो वो वॉल को
फोड़ करके वो निकलता है। फिर when the plant is exposed to hot afternoon sun, अगर हॉट आफ्टरनून सन में कुछ प्लांट रखा गया तो वो लीव्स जल्दी ही विल्ट कर जाता है, क्योंकि वो वाटर लूज करता है ट्रांसपिरेशन से ज्यादा। जितना वाटर एंटर कर रहा है, जितना वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है, उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वो टार्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही वाटर लॉस हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, प्लांट विल्ट कर जाता है। तो फिर नेक्स्ट आता है ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट ऑफ द सेल्स। जैसे गार्ड सेल्स में हम लोग देखते हैं कि ओपन करता है फिर क्लोज करता है, स्टोमेटल सेल्स, स्टोमेटा ओपन करता है फिर क्लोज करता है। वो क्यों होता है, क्योंकि गार्ड सेल्स के कारण होता है। और वो गार्ड सेल्स ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जब वाटर उसके अंदर एंटर करता है तो वो टर्जिड हो जाता है, फुल जाता है, टाइट हो जाता है, तब वो ओपन कर जाता है। और अगर वो पानी वहां से निकल जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वो कोलैप्स कर जाता है, स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सेल्स ऑफ द पल्विनस। मिमोसा पुदीसा जो प्लांट है ना, टच मी नॉट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो हम लोग टच करते हैं, क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, ड्रूप कर जाता है उसका लीफ। तो क्या होता है, the cell changes in the turgidity of the cells of the pulvinus। पल्विनस क्या होता है, ये है लीफ के नीचे, लीफ के पेटियोल के जो नीचे, लीफ के स्टॉक जो है पेटियोल होता है, तो उसके नीचे एक स्वोलन बेस रहता है, तो उसको कहते हैं पल्विनस। वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिव प्लांट में उसको क्या होता है, वो क्या कर जाता है, वो ड्रूप कर जाता है। तो अगर हम लोग सेल्स को टच करते हैं ना कभी उस प्लांट को, तो वो टर्जिडिटी जो सेल्स का पल्विनस का सेल है, वो क्या करता है, वो लूज कर जाता है अपना टर्जिडिटी, और जिसके चलते वो ड्रूप कर जाता है, प्लांट ड्रूपिंग हो जाता है। फिर brings about pressure in the roots, in the root cortex. Due to the root pressure, the water is forced through the cortical cells upward into the xylem। तो कॉर्टेक्स के अंदर अगर ज्यादा रूट प्रेशर रहा, मतलब पानी उसमें अंदर ज्यादा रहा, टर्जिड रहा सेल, तो वाटर फोर्स करता है कॉर्टिकल सेल से जाइलम वेसल्स में जाने का। ठीक। तो इसके बाद हम लोग आते हैं प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, पहले ये हमको समझना है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, द श्रिंकेज ऑफ द सेल, cell membrane and the cytoplasmic content of the cell from the cell wall when the cell is placed in a hypertonic solution। मतलब एक सोल्यूशन जिसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रहा, तो क्या होता है, उसमें से पानी निकल जाता है। सेल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर जिस सोल्यूशन में उस सेल को रखा जाता है, जिसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो क्या हो जाता है, पानी अगर जिसमें कम होता है तो पानी वहां पे खींचता है ना। ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाता है पानी। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन जहां ज्यादा रहेगा वहां वाटर कंसंट्रेशन कम रहेगा, और सॉल्ट कंसंट्रेशन जहां कम रहेगा वो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो जहां वाटर कंसंट्रेशन कम है, वहां पे जहां वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से उधर जाएगा, फ्लो करेगा। तो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो वाटर सेल से निकल जाएगा। वाटर अगर सेल से निकल जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आया समझ में। नेक्स्ट होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस से वो रिटर्न बैक करता है वो सेल अपने ओरिजिनल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो क्यों होता
होता है ये, अगर हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालें, मतलब जो सोल्यूशन का सॉल्ट कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन सल्यूट कंसंट्रेशन है उससे कम रहा, मतलब वाटर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा रहता है देन द सेल, तो वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल एंटर द सेल और सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिखाया था, क्या एक्सपेरिमेंट है देखते। तो बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द चेंजेस विद इन अ सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। तो पहला, ये कंडीशन ऑफ द सेल हाइड्रिला लीफ का एक सेल को दिखाया गया है स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कैसा दिखता है वो सेल। तो ये देख रहे हैं कि पूरा सेल वॉल एकदम टाइट है, मेम्ब्रेन प्रेस्ड अगेंस्ट इच अदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पूरा दम दोनों एकदम चिपक गया है, पूरा वैक्यूल बहुत ज्यादा है, प्रेस कर रहा है सेल वॉल को, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियस अपने स्थान पे है, ऐसा एकदम टर्जिड कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी यहाँ से निकलते जाएगा, वैक्यूल छोटा होता जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल वॉल से बीच में आ जाएगा, एकदम बॉल की तरह वो हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन along with the cytoplasmic contents brings to shrink away from the cell wall. Cell wall से वो shrink करना start कर देता है, cell wall in the cell membrane become visibly distant from one another. तो cell wall और cell membrane बहुत दूर हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, एकदम राउंड बॉल टाइप का हो जाता है, राउंड मास का टाइप का हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्पेस है बिटवीन ये सोल्यूशन से फिल्ड हो जाता है, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं ना तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, when the cell is placed in hypertonic solution, मान लीजिए 10% सुक्रोज सोल्यूशन है तो एक्स ऑस्मोसिस होता है, मतलब पानी निकल जाता है, वाटर मूव्स आउटवर्ड्स, no state of tension remains in the protoplasm and the cell wall. तो state of tension कुछ नहीं रहता है प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में। ठीक है, and even the protoplasmic contents shrink when there is continued loss of water. जब loss of water continuously हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी shrink कर जाता है। तो ये श्रिंकेज की दिखा रहा है कैसे स्टार्ट हो रहा है और वैक्यूल्स भी कम होते जा रहा है और चारों तरफ से देखिए चारों कोने से वो श्रिंक करना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फिर separation of the cell membrane from the cell wall establishes the permeable nature of the cell wall and the semi-permeable nature of the cell. तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर जाता है सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन परमेबल ज्यादा हो जाता है, वो परमेबल तो है ही, वो उसका परमेबल नेचर रहता है, लेकिन सेमी परमेबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, सेपरेशन होता है लेकिन ये नेचर उनका रहता है, सेल वॉल जैसे परमेबल है, सेल मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है तो वैसा रहता है, लेकिन क्या होता है वो चारों तरफ से सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। द सेल सेमी परमेबल अलाउइंग ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज, तो सेल जो सेमी परमेबल है वो अलाउ करता है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज, लेकिन द सेल वॉल परमेबल वो क्या हो जाता है, वो अलाउ फ्री एंट्री ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आने देता है, सॉल्यूट को नहीं, लेकिन सेल वॉल क्या करता है, जैसे वो परमेबल है तो वो सॉल्यूट को भी अंदर आने देता है, सॉल्वेंट को भी आने देता है। The solutes being unable to pass through the cell membrane push it away from the cell. तो क्या होता है, जैसे सॉल्यूट सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है, सेल वॉल से तो अंदर आ गया सेल के अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पा रहा है,
तो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में वो सल्यूट जमा हो जाता है, वो पुश करता है सेल मेम्ब्रेन को बीच में आने के लिए। The space between the cell wall and the cell membrane remains filled with the fluid. वही होता है कि क्यों वो ऐसा श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वो पहले वो पानी जैसे निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे सेल वॉल परमेबल है और सेमी परमेबल है सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, आई मीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सॉल्यूट्स नहीं आ पा रहा है, लेकिन सेल में वॉल के अंदर से वो आ गया, तो बीच में जो खालीपन है तो वो भर जाता है वो सल्यूट से, और वो प्रेस करने लगता है सेल मेम्ब्रेन को बीच में आ, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म कैन रिटेन ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ द सेल, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो जो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है, वो रिटेन करता है, evident from the fact that on placing the cell in distilled water, the protoplasm retains the normal condition and bacterial reactions. तो ये दिखाता है कि ऐसा तो हो जाता है कि वो सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपना कंडीशन रिटेन करता है। ये कैसे हम लोग समझते हैं कि उसका कंडीशन रिटेन है, वो मर नहीं गया है, क्योंकि अगर हम उसको वो प्रोटोप्लाज्म उस सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाले या फिर डिस्टिल्ड वाटर में डाले तो फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लाज्मोलाइसिस इंडिकेट्स वेदर द सेल आर लिविंग और डेड। ये क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो सेल हम लोग यूज कर रहे हैं वो लिविंग है या डेड है, कोई भी सेल, ये यूज करने की बात नहीं है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी सेल वो लिविंग है या डेड है तो प्लाज्मोलाइसिस करके हम लोग देख सकते हैं वो सेल लिविंग है या फिर डेड है। Tissues are killed when immersed in boiling water or alcohol, then plasmolysis failed to occur. तो कुछ जर्म्स को मारने के लिए ना हम लोग ये ऐसा यूज करते हैं, तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टिश्यूज को पहले बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने से क्या हो जाता है, वो मर जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, तो क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। So because cells are dead, the cell membrane loses its semi-permeable nature and becomes freely permeable. तो अगर वो मर जाता है, सेल अगर मर जाता है तो क्या हो जाता है, सेल मर गया तो सेमी परमेबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो खत्म हो जाता है और वो फ्रीली परमेबल हो जाता है, और पानी अंदर ऐसे ही आने देता है जैसे सेल मेम्ब्रेन में हो। तो इससे चलते हम लोग पता चलता है कि वो सेल मर गया है। अगर वो सेल जिंदा है तो वो सिकुड़ जाएगा और वो पानी को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं ना। तो वो अगर जिंदा रहा तो, अगर वो मर गया तो उसमें डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा। अगर वो सेल को हम लोग ऐसे प्लेस कर दे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। अब इसका प्लाज्मोलाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो बताते हैं कि ऑकर्स इन नेचर, ये नेचर में अकर करता है, बट एन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में ये प्लाज्मोलाइसिस इंपॉर्टेंस है ना इसका। So on adding excess fertilizer to the soil is not well watered, then plants get plasmodiasis and growth. हम देखते हैं, बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि खेतों में प्लांट्स जो है वो मुरझा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो डाला जाता है वो बहुत ज्यादा डाल दिया गया और पानी भी ठीक तरह से नहीं दिया गया, तो क्या हो जाता है, प्लांट्स में प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, फर्टिलाइजर तो एक सॉल्यूट है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है वाटर में से डालने से वो डाइल्यूट हो जाता है, और पानी अंदर जाता है प्लांट में, लेकिन अगर वाटर कंसंट्रेशन कम रहा फर्टिलाइजर डालने से सॉइल में, तो पानी प्लांट से निकल आता है, प्लांट सेल से वो निकल आता है, वो प्लांट प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। अप्लाइड मेनली इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ को अगर रखना चाहते हैं बहुत दिन के लिए तो ये प्लाज्मोलाइसिस हम लोग यूज करते हैं।
जैसे जैम्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर डाल के उसको बनाया जाता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया फंगी अगर अंदर जाए भी तो वो प्लाज्मोलाइज हो जाए और मर जाए। फिर पिकल्स में भी बहुत ज्यादा सॉल्ट देके बनाया जाता है, क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रहता है, हाइपोटोनिक मीडियम रहता है, तो उसमें भी अगर कोई फंगी या बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करता है, इन्वेट करता है, तो वो मर जाता है। फिर मीट, फिश, वेजिटेबल्स उसको ड्राई करके सॉल्ट देके फिर रखा जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन न हो। फिर plasmolysis can be induced to loosen the grasp on hold of the blood-sucking annelids leech, which is done by sprinkling salt on it. Thus, this plasmolysis and shrinkage the leech, which releases the spray. तो क्या होता है कि जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ना, सॉरी, तो कभी अगर कोई लीच या फिर कोई एनालिड हम लोग को सक करने के लिए बॉडी में बैठ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं। और वो नमक छिड़कने के बाद क्या होता है, उसके सेल्स से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो उसका सेल्स सिकुड़ने लगता है, और वो क्या करता है, वो जो पकड़ा हुआ है ना अपने सकड़ से, वो छोड़। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, उसको उससे हम लोग को, वो उसके ग्रास्प से, उसके होल्ड से हम लोग को निकलने का। ठीक है, तो इसका भी यूज होता है। तो आज यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा बाकी है ट्रांसपिरेशन के बारे में थोड़ा सा, तो ट्रांसपोर्टेशन रादर, तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं वाटर को और फूड को। हाँ, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ जानना पड़ता है, जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो ईमेल आईडी में भेजिए kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com, उसमें भेज सकते हैं। सारे वीडियो लिंक्स इस चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और मजे में रहिए, मेडिटेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।